हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी की 7 कक्षाएं हो गई है। आज कक्षा 8वीं कक्षा है। तो चलिए एक बार पुराना थोड़ा सा बैक लेके अपन रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अर्ध शुष्क मरुस्थल का विभाजन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने 4 भागों में विभाजित किया था। घग्गर प्रदेश किस किस में विभाजित किया था? घग्गर प्रदेश में विभाजित किया था। दूसरा हमने किया था नागौरी उच्च भूमि, तीसरा किया था शेखावटी प्रदेश और चौथा किया था गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। उसके बाद हमने ये मैप के अंदर दर्शाया था, ये वाला भाग घग्गर प्रदेश, ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, शेखावटी प्रदेश। तीसरा भाग है हमारा नागौरी उच्च भूमि और चौथा है गोडवाड़ प्रदेश। फिर हमने घग्गर प्रदेश की बात की थी, इसका विस्तार। सबसे इम्पोर्टेंट बात विस्तार की आती है। तो विस्तार हमने पढ़ा था कि ये गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्गर नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, इसे मृत नदी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था नाली क्या होता है, इसे नाली प्रदेश भी कहा जाता है। नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होता है, धान का कटोरा गंगानगर, अमेरिकन कपास हनुमानगढ़। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है, ये भी पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने कि यहाँ पे रेवेरिना मृदा पाई जाती है जो कि श्री गंगानगर में मिलती है। फिर हमने पढ़ा था सेम की समस्या क्या होती है। सेम की समस्या को जल उत्प्लावन की समस्या भी कहते हैं। ये सर्वाधिक नहरी क्षेत्र में होती है। किस प्रकार से होती है? जल का रिसाव, दलदली हो जाना या मृदा की लवणीयता में वृद्धि होना, यही है। ये सर्वाधिक घग्गर प्रदेश में है। इसके समाधान के लिए इको डच योजना चलाई जा रही है। ये सब हमने आगे पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा जो भाग है वो है शेखावटी प्रदेश, या इसे अंतःप्रवाह का क्षेत्र भी कहा जाता है। अंतःप्रवाह का क्षेत्र के विस्तार की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के मुख्य रूप से 3 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से? शेखावटी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है शेखावटी वाला इलाका, सीकर, चूरू और झुंझुनू में इसका विस्तार है। अगर इसके हम नामकरण की बात करें तो पूर्व में यहाँ शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार था। इसी कारण से जो शेखा सामंत है तो उसी वजह से शेखा और वाटी प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ की मुख्य नदी की बात करें तो वो आएगी कांतली नदी। ये जो शेखावटी क्षेत्र है इसे बांगड़ या बांगर भी कहते हैं। बांगर का अर्थ ही होता है प्राचीन जलोढ़। तो चलिए यहाँ तक हम एक बार इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने बात की है कि इसका जो विस्तार है, सबसे पहले क्या बात की हमने? शेखावटी क्षेत्र या अंतःप्रवाह का क्षेत्र है, इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार मुख्य रूप से है वो है 3 जिलों में आता है। कौन कौन से? सीकर, उसके बाद दूसरा जिला आता है चूरू और तीसरा हमने बात की है झुंझुनू। कौन सा जिला? झुंझुनू। तो शेखावटी प्रदेश का विस्तार वो 3 जिलों में है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अगली बात हम बात करते हैं कि इसका नामकरण, ये जो शेखावटी प्रदेश किस प्रकार से पड़ा। तो इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि पहले यहाँ पे या फिर पूर्व में यहाँ पर शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार था। शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार था। क्या था? शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार था। चलिए आगे हमने बात की थी यहाँ की मुख्य नदी। क्या बात की थी? तीसरा बिंदु हमने शेखावटी प्रदेश में पढ़ा था, यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? क्या मुख्य नदी यहाँ की मुख्य नदी आती है, वो आती है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी की बात होती है। किसकी बात होती है? कांतली नदी की। आगे बढ़ते हैं तो एक शब्दावली आती है
इसे बांगड़ या बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। बांगर या बांगर क्या होता है? तो इसकी बात करें तो ये जो शब्दावली है इसे कहते हैं, जो प्राचीन जलोढ़ होती है, इसको इस तरीके से अपन समझेंगे। मान लेते हैं कोई नदी का जो अफवाह है वो पहले इस तरीके से था। किस तरीके से था? इस तरीके से यहाँ तक था। और जो वर्तमान में वो नदी है उसका अफवाह क्षेत्र खाली इतना ही रह के सिमट गया है। क्या हो गया है? इतना ही रह के सिमट गया है। यहाँ तक ये जो है, ये जो देख रहे हैं, ये ग्रीन और ब्लू ब्लू के बीच में ये क्या था? ये नदी का पहले प्रवाह था। नदी प्रवाह पहले पहले यहाँ तक नदी का पानी आता था। सॉरी। और वर्तमान में नदी का जो पानी है वो खाली ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं ना, यहीं तक रह के सिमट गया है। तो इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्तमान में प्रवाह। वर्तमान में प्रवाह, वर्तमान में जो प्रवाह है वो यहाँ तक आता है। तो मतलब जहाँ पे पहले पहले यहाँ पे बाढ़ वगैरह किसी कारणवश जो पहले जो आई थी, वहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी होती है, वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है, या इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे ही कहते हैं बांगड़ कहते हैं, या फिर बांगर कहा जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हम लिख लेते हैं कि बांगर क्या होता है। तो बांगर होता है यह प्राचीन जलोढ़, यह प्राचीन जलोढ़ मृदा है। यह क्या है? यह प्राचीन जलोढ़ मृदा है। और इसका विस्तार, सर्वाधिक विस्तार की बात करें कि जो बांगर या बांगड़ है, इसका सर्वाधिक विस्तार है वो झुंझुनू जिले में आता है। किस जिले में आता है? झुंझुनू जिले में। अगर नॉर्मली बात करें, नॉर्मली या सामान्य विस्तार आएगा तो वो पूरा शेखावटी प्रदेश आएगा। पूरा शेखावटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। अगर शेखावाटी प्रदेश में हम बात करें, आगे हम बात कर चुके हैं कि शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू और सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये 3 जिले शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर अगली एक परिभाषा आती है जिसे कहते हैं तोरावाटी। क्या होती है? या कहते हैं तोरावाटी। तोरावाटी क्या है? तो तोरावाटी है वो क्या है? तोरावाटी की बात करें तो तोरावाटी है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। और जो तोरावाटी है उसे वो 2 जिलों में आता है शेखावाटी के। कौन कौन से? सीकर और झुंझुनू। वैसे अगर हमें आपको ध्यान में रहेगा तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। वो जिले आते हैं बीकानेर और चूरू। तो चूरू में कांतली नदी का प्रवाह होगा ही नहीं, तो वो तोरावटी में शामिल नहीं होगा। उसके बाद अगले कुछ और भी शब्दावली आते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार तोरावटी लिख लेते हैं। तोरावटी है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, तोरावटी कहलाता है। क्या कहते हैं? हाँ, अटक गया। कहाँ अटक गया यार बेटा? सॉरी। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि तोरावटी कहते हैं जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावटी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह मुख्य रूप से
मुख्य रूप से दो जिलों में बहती है, कौन कौन से दो जिले? तो अभी हमने बात की चूरू को छोड़ के पूरा शेखावटी प्रदेश ले सकते हैं। तो जिले आएंगे झुंझुनू और सीकर। यहाँ पे एक नोट डाल के एक बात लिख लेते हैं। क्या बात लिखेंगे कि राजस्थान के ऐसे जिले जिसमें एक भी नदी नहीं बहती। क्या लिखेंगे? जिसमें एक भी नदी नहीं बहती, एक भी नदी नहीं बहती। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर और चूरू। कौन कौन से हो जाएंगे? बीकानेर और चूरू, ये दो जिले आ जाएंगे। इसके अंतर्गत और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ भी आती है, वो भी एक बार देख लेते हैं। सर करके आता है। ये सर वो अपन टीचर वाला सर नहीं है। ये क्या है? ये टीचर वाला सर नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है? ये है जो शेखावटी क्षेत्र के जो छोटे तालाब होते हैं उन्हें सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र के ये छोटे तालाब, ये छोटे तालाब या इन्हें सर कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे जैसे कि सालासर। वहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है, और एक और दूसरा आता है बीदासर। ये दो पीछे सर लगे हुए आप देख रहे होंगे। तो ये एक प्रकार से वहाँ पे जो छोटे से तालाब है उनको अंकित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, अगली जो शब्दावली है वो है जोहड़। जोहड़ जो होते हैं वो शेखावटी क्षेत्र के कच्चे कुएं होते हैं, उन्हें जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो शेखावटी क्षेत्र के कच्चे कुएं, किसे? कच्चे कुएं, वो जोहड़ कहलाते हैं। अगर जोहड़ है उनका जो सबसे गहरा भाग, मतलब जो कच्चे कुएं है उनका एकदम सेंटर पॉइंट जो सबसे गहरा भाग, वो कहलाता है छोबी। क्या कहलाता है? छोबी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये कई बार पूछा जाता है कि छोबी क्या होती है। तो शेखावटी प्रदेश के जो जोहड़ होते हैं उनका गहरा भाग छोबी कहलाता है। और ये जोहड़ लगाने का कार्य किया था राजेंद्र सिंह ने। किसने किया था? राजेंद्र सिंह ने। तो जोहड़ वाले बाबा के नाम से उन्हें जाना जाता है। लिख लेते हैं, जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ यानी जो कच्चे कुएं हैं शेखावटी क्षेत्र में लगाने का जिन्होंने प्रयास किया है, इसलिए इन्हें जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जोहड़ वाले बाबा के नाम से जो जिन्हें जाना जाता है वो है राजेंद्र सिंह। किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह। ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है। और अगर रेल वाले बाबा, कई कई बार पूछा जाता है। एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। एक आता है रेल वाले बाबा। क्या आता है? रेल वाले बाबा। तो वो आएंगे किशन लाल सोनी करके आते हैं। क्या नाम आता है? किशन लाल सोनी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने जो जोहड़ के बारे में बात की है वो है शेखावटी क्षेत्र के क्या है? कच्चे कुएं हैं। ये इस जोहड़ का सबसे गहरा भाग छोबी कहलाता है। जोहड़ वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, और रेल वाले बाबा के नाम से किशन लाल सोनी को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली शब्दावली हमारे पास है नाड़ा। नाड़ा क्या होता है? शेखावटी क्षेत्र के जो पक्के कुएं होते हैं उन्हें नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र से मतलब कौन कौन से जिले आएंगे? सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये बात तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे। तो लिख लेते हैं शेखावटी क्षेत्र के
पक्के कुएं, कौन से कुएं, कैसे कुएं, जो पक्के कुएं हैं उन्हें नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाड़ा। अगर हम बात करें यहाँ की और कुछ प्रसिद्ध है, यहाँ की यहाँ की मतलब शेखावटी प्रदेश की हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, हवेलियाँ प्रसिद्ध है, हवेलियाँ प्रसिद्ध है। वो भी हवेलियाँ कैसी, भित्ति चित्रों वाली, भित्ति चित्रों है तो जो भित्ति पे जो चित्र बनते हैं ना उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। भित्ति चित्र हेतु बहुत प्रसिद्ध आती है हवेलियाँ, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फेरी क्वीन क्या है। फेरी क्वीन की बात करें तो ये ये क्या बोलते हैं, पर्यटन को शेखावटी प्रदेश में जो बढ़ावा देने के लिए एक जो ट्रेन चलाई गई उसे फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है। हमने क्या बात की है, फेरी क्वीन क्या होती है, तो फेरी क्वीन की बात करें तो यह एक क्या है, यह एक ट्रेन है, यह ट्रेन है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य आता है, वो आता है पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। कहाँ चलाई गई, अगला क्वेश्चन बनता है कहाँ चलाई, कहाँ चलती है, कहाँ चलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश में। कहाँ पे चलती है, ये फेरी क्वीन जो ट्रेन है वो चलती है शेखावाटी प्रदेश में। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने बात की है कि जो फेरी क्वीन है यह एक ट्रेन है, इसका उद्देश्य है वो पर्यटन को बढ़ावा देना है। कहाँ पे चलती है, तो आंसर हो जाएगा शेखावटी प्रदेश में चलती है। तो फेरी क्वीन को डायरेक्ट लिखें कि शेखावटी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक ट्रेन है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो शब्दावली आती है शेखावटी प्रदेश में वो आती है बीड़। क्या होता है, क्या आती है, बीड़। बीड़ है वो है शेखावटी क्षेत्र की जो घास भूमि होती है उसे बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीड़। तो लिख लेते हैं शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश की घास भूमि, घास भूमि को बीड़ कहा जाता है। अगर हम शेखावटी प्रदेश में और एक इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पे जो हमने बात की थी बरखान बालू का स्तूप। बरखान वही जो अर्धचंद्राकार होते हैं, पैर की जूती के आकार के होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं, और चूरू के बालेरी और ओसिया जोधपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो वो वाले जो बरखान हैं, बरखान बालू का स्तूपों की प्रधानता है, बरखान बालू का स्तूपों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पे मतलब सर्वाधिक जो स्तूप पाए जाते हैं वो बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। एक और बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको नोट डाल के लिखवा देता हूँ। एक इसी के जैसी सेम मिलती जुलती एक शब्दावली आती है, वो आती है बिहड़। क्या शब्दावली आती है, बिहड़। तो बिहड़ की बात यहीं पे एक बार कर लेते हैं, आगे और हम हाड़ौती के प्रदेश में पढ़ेंगे जब हम चंबल नदी पढ़ेंगे। तो ये बिहड़ है वो चंबल नदी द्वारा जो अपरदित, चंबल नदी जब बहती है तब उससे जो अपरदित भूमि होती है, अपरदित भूमि को बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। ये बीहड़ बहुत बड़े बड़े खड्डे होते हैं। ये क्या होते हैं, खड्डे या फिर एक प्रकार से ये बहुत बड़े बड़े नालियाँ बनी होती है, और इनमें बीहड़ में डाकू निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं, डाकू, या इन्हें दस्यु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दस्यु भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो शेखावटी प्रदेश यहीं पे समाप्त होता है।
चलिए एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत इसका विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार इसका आता है सीकर, चूरू और झुंझुनू, 3 जिलों में आता है। कौन कौन से जिलों में? सीकर, चूरू और झुंझुनू। अगर हम नामकरण की बात करें तो यहाँ पे पहले किनका शासन हुआ करता था? शेखा सामंतों का शासन हुआ करता था, उनका क्षेत्राधिकार था, इसी वजह से इसे शेखावटी कहा जाता है। यहाँ की जो मुख्य नदी की बात करते हैं तो वो आती है कांतली नदी, ये भी हम बात कर चुके हैं। अगला जो शब्दावली आती है वो कि बांगर क्या होता है? बांगर क्या होता है? बांगर होता है, ये होता है प्राचीन जलोढ़। क्या होता है? प्राचीन जलोढ़। और अगर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं तो सर्वाधिक झुंझुनू में। तोरावटी, तोरावटी क्या होती है? तोरावटी कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। क्या होता है तोरावटी? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। कांतली नदी मुख्य रूप से 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से? सीकर और झुंझुनू। राजस्थान के ऐसे जिले जिसमें एक भी नदी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बीकानेर और चूरू। इन दो जिलों में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगली हमारे पास जो शब्दावली थी वो थी सर। शेखावटी क्षेत्र के जो छोटे तालाब होते हैं, वैसे कैसे तालाब है? छोटे तालाब है, उन्हें सर कहा जाता है। जोहड़ क्या होता है? शेखावटी क्षेत्र के कच्चे कुएं होते हैं, उन्हें जोहड़ कहा जाता है। अगली शब्दावली आती है छोबी। क्या होती है? तो छोबी आती है, जो जोहड़ है उनका जो गहरा भाग है वो छोबी कहलाता है। फिर राजेंद्र सिंह जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। फिर आता है किशन लाल सोनी को ट्रेन वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगली जो शब्दावली हमारे पास वो है नाड़ा शेखावटी क्षेत्र के पक्के कुएं को कहा जाता है। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। फिर अगली थी फेरी क्वीन। क्या है? फेरी क्वीन ट्रेन है, इसका कार्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये एक ट्रेन है और ये कहाँ पे चलती है? शेखावटी प्रदेश में चलती है। ये शब्दावली भी आप ध्यान में रखेंगे। अगली थी हमारे पास बीड़। शेखावटी क्षेत्र की ये क्या है? घास भूमि है। यहाँ पे किस प्रकार के बालुका स्तूपों की प्रधानता है? शेखावटी में बरखान बालुका स्तूपों की। अगली शब्दावली हमने पढ़ी थी बीहड़। क्या होती है बीहड़? जो बीहड़ है वो चंबल नदी द्वारा अपरदित भूमि को बीहड़ कहते हैं। बीहड़ बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं जिसमें डाकू या दस्यु निवास करते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास जो तीसरा जो भाग आता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? अर्धशुष्क मरुस्थल। इसके हमने 4 भाग किए थे। कौन कौन से 4 भाग किए थे? सबसे पहला किया था हमने घग्गर प्रदेश। कौन सा विभाजन किया था? घग्गर प्रदेश। दूसरा किया था हमने शेखावाटी भूमि, शेखावाटी प्रदेश। क्या लिख सकते हैं? शेखावाटी प्रदेश। और तीसरा जो हमारे पास है वो है अभी हम जिसको पढ़ने वाले हैं नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। और चौथा हमारे पास जो आगे हम और पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोडवाड़ प्रदेश। किसे पढ़ेंगे? गोडवाड़ प्रदेश। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने ये भाग पढ़ लिया है, शेखावटी प्रदेश भी पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि। ये हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला ही बिंदु आता है कि नागौरी उच्च भूमि, इसके अंतर्गत कौन कौन से, इसका विस्तार की बात करें तो नागौर व अजमेर के कुछ भाग में है। यहाँ पे सर्वाधिक जो लवणीय जिले हैं, जो नमकीन जिले हैं, जो खारी जिले हैं, वो पाई जाती है। नागौरी उच्च भूमि में माइकाशिष्ट चट्टानें पाई जाती है। माइकाशिष्ट चट्टानों में यहाँ पे एक
केशिकत्व के कारण नमक सतह पर आ जाता है। क्या आ जाता है? नमक सतह पर आ जाता है, जिससे यहाँ की जो भूमि है, वो ऊपरी भूमि है, वो नमकीन हो जाती है। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। जो नागौरी उच्च भूमि है, इसके अगर हम विस्तार की बात करें, क्या करें? नागौरी उच्च भूमि के विस्तार की बात करें, तो ये जो विस्तार है, ये एक तो नागौर पूरा जिला आएगा। हमने क्या बोला? मैंने बोला कि नागौरी उच्च भूमि का जो विस्तार है, वो नागौर तो पूरा जिला, वो अजमेर का कुछ भाग आएगा। क्या आएगा? अजमेर का कुछ भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। हमने एक और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे सर्वाधिक लवणीय झीलें पाई जाती है। सर्वाधिक लवणीय, लवणीय का अर्थ होता है नमकीन। क्या होता है? नमकीन। नमकीन का अर्थ भी अगर समझ में नहीं आए तो इसका अर्थ हो जाएगा खारी। सर्वाधिक जो खारी झीलें हैं वो नागौरी उच्च भूमि में ही पाई जाती है। सर्वाधिक नमकीन, लवणीय या खारी झीलें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इन खारी झीलों का कारण क्या है? तो यहाँ पर यानी इस प्रदेश में, नागौरी उच्च भूमि में एक चट्टानें हैं जिनका नाम आता है माइकाशिस्ट। कौन सी चट्टानें? माइकाशिस्ट चट्टानें पाई जाती है। कैसे चट्टानें पाई जाती है? माइकाशिस्ट चट्टानें पाई जाती है। ये जो माइकाशिस्ट चट्टानें हैं, इनमें एक केशकत्व का गुण पाया जाता है। केशकत्व, केशकत्व के कारण जो जो नमक है वो सतह पर आ जाता है। नमक सतह पर आ जाता है। नमक सतह पर आना, इसी से ही खारी झीलें बनती है। क्या बनती है? खारी झीलें बनती है। तो हमने बात की कि नागौरी उच्च भूमि क्या होती है। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार नागौर व अजमेर के कुछ भाग में है। सर्वाधिक लवणीय या खारी झीलें या नमकीन झीलें यहीं पे पाई जाती है। यहाँ पे ये झीलें पाई जाने का मुख्य कारण है, यहाँ पे माइकाशिस्ट चट्टानें पाई जाती है। ये माइकाशिस्ट चट्टानों से जो ये जो ज़मीन में पाई जाती है, इनके अंदर केशवकत्व के कारण वो नमक है वो सतह पर आ जाता है। इसके कारण यहाँ पे जो फिर वर्षा का जल इकट्ठा होने से वहाँ पे खारी झीलों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कि बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी या होच बेल्ट क्या होता है। होंच बेल्ट तो हमने अभी अभी बात की, ये यहाँ पे क्या है? ये फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। ये क्या है? यह फ्लोराइड, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। ये क्या है? फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। अगर ये फ्लोराइड युक्त जल है, इसको पीने से, इस जल को पीने से क्या होता है? इस जल को पीने से फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग के अंतर्गत क्या होता है? फ्लोरोसिस जो रोग है, इसके कारण, फ्लोरोसिस रोग है, इसके कारण जो हड्डियां होती है, क्या होती है? हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। हड्डियों में टेढ़ापन आना इस रोग के कारण होता है। तो हड्डियों में टेढ़ापन आएगा तो वो एक प्रकार से ऐसे उसकी जो कुबड़ होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो झुक जाएगी, जिससे वो कुबड़ कुबड़ा टाइप में दिखेगा। तो इसीलिए ये बांका पट्टी या पहुंच बेल्ट या कुबड़ पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। स्लाइड नहीं ली हुई है। चलिए एक यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। इसका अगर विस्तार की बात करें तो इसके विस्तार में
ये जो भी हमने कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी पढ़ी है, इसका विस्तार अगर एक जिला पूछे, विस्तार अगर एक जिला पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा नागौर जिला। कौन सा जिला आएगा? क्योंकि हम नागौरी उच्च भूमि पढ़ रहे हैं। और अगर विस्तार में अगर दो जिले ऑप्शन में हो, कौन से जिले? दो जिले हो, दो जिले हो, तो हम आंसर टिक करेंगे, वो करेंगे नागौर व अजमेर। क्योंकि जो नागौरी उच्च भूमि आता है उसके अंदर अजमेर का कुछ भाग शामिल होता है, इसलिए कुबड़ पट्टी भी नागौर व अजमेर के बीच पाई जाएगी। अगली बात, यहाँ पे एक विशेष प्रकार के कबूतर पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के कबूतर, हरे रंग के कबूतर, हरे कबूतर पाए जाते हैं। ये भी कभी कभार पूछ लेते कि हरे कबूतर किस भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर आता है नागौरी उच्च भूमि में पाए जाते हैं, हरे कबूतर पाए जाते हैं, हरे कबूतर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है नागौरी उच्च भूमि है। इसको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। किस 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 तरीके से विभाजित किया जाता है? इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में। सबसे पहली जो श्रेणी आती है वो आती है मकराना श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी। दूसरी श्रेणी आती है वो आती है मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। और जो तीसरी श्रेणी आती है वो आती है चायल श्रेणी, चायल श्रेणी। नागौरी उच्च भूमि की 3 मुख्य रूप से श्रेणियां आती है। सबसे पहली आती है मकराना श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और चायल श्रेणी। इन तीनों की बात हम कर लेते हैं। इनमें क्या क्या पाया जाता है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो हमने बात की है कि यहाँ पे 3 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है। सबसे पहली आती है मकराना श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मकराना श्रेणी पाई जाती है। दूसरी है वो है मांगलोद श्रेणी। दूसरी कौन सी श्रेणी है? मांगलोद श्रेणी। या इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे? यहाँ पे लिख लेते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। क्या लिख लेते हैं? नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। फिर इनका इस तरीके से एक टेबल टाइप में कर लेते हैं, जिससे याद रखने में आसानी रहेगी और अपने को याद भी अच्छे तरीके से होगा। जितने अच्छे तरीके से डायग्राम के रूप में याद करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो बात की है वो की है। यहाँ पे कौन सी श्रेणी पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है मकराना श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मकराना श्रेणी। दूसरी हमने बात की मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। और तीसरी हमने बात की है वो की है चायल श्रेणी। इन तीनों की प्रमुख विशेषता है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का जो खनिज है वो पाया जाता है। जो मकराना श्रेणी है, मकराना श्रेणी के अंतर्गत सफ़ेद संगमरमर का जमाव है। मकराना का सफ़ेद संगमरमर सबसे प्रसिद्ध भी है। ये आपने नाम भी सुना होगा, सफ़ेद संगमरमर बोले तो मकराना का। तो यहाँ लिख लेते हैं सफ़ेद संगमरमर का जमाव, सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर का जमाव। और अगर हम बात करें मांगलोद श्रेणी में, मांगलोद श्रेणी में जिप्सम का जमाव है। किसका जमाव है? जिप्सम का जमाव है। किसका जमाव? जिप्सम का जमाव मांगलोद श्रेणी में। और अगर हम जायल की बात करें, किसकी बात करें? जायल की बात कर रहे हैं, तो जायल में फ्लोराइड का जमाव है। फ्लोराइड, फ्लोराइड का जमाव है। किसका जमाव है? फ्लोराइड या फ्लोराइड का जमाव है, फ्लोराइड का जमाव।
तो हमने बात की है जो नागौरी उच्च भूमि है उसकी 3 श्रेणियाँ आती है, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी के अंतर्गत सफ़ेद संगमरमर का जमाव है, मांगलोद श्रेणी के अंतर्गत जिप्सम का जमाव है और जायल श्रेणी के अंतर्गत फ्लोराइड या फ्लोराइट का जमाव है। चलिए एक बार यहाँ पे यहीं पे ये हमारा जो नागौरी उच्च भूमि है वो समाप्त होता है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की कि नागौरी उच्च भूमि है, इसका विस्तार मुख्य रूप से 2 जिलों में आता है। किन किन में? नागौर व अजमेर, इन 2 जिलों में आता है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाई जाती है? यहाँ पे सर्वाधिक खारी जिले, नमकीन जिले या लवणीय जिले पाई जाती है। इस प्रदेश में, इस भूमि में माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है जिनके कारण नमक ऊपर आ जाता है और सतह पर जम जाता है। अगली हमने बात की बाघा पट्टी क्या होती है, तो ये फ्लोराइड युक्त क्या है? फ्लोराइड युक्त जल है। फ्लोराइड युक्त जल की पट्टी है। फ्लोराइड युक्त जल की पट्टी से क्या होगा? फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। फ्लोरोसिस रोग से क्या होता है? हड्डियों में टेढ़ापन आता है। क्या आता है? हड्डियों में टेढ़ापन आता है, जिससे वो कुबड़ निकल जाती है। अगर हम एक जिले की बात करें तो जो कुबड़ पट्टी का विस्तार है वो नागौर जिला आएगा, और 2 जिलों की बात करें तो नागौर व अजमेर आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे हरे कबूतर पाए जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला हमने बात की मकरा, ये जो नागौरी उच्च भूमि है इसकी 3 श्रेणियाँ होती है। एक होती है, ये होती है सबसे पहली मकराना श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मकराना श्रेणी। दूसरी होती है मांगलोद श्रेणी। तीसरी होती है, वो होती है जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी के अंतर्गत सफ़ेद संगमरमर का जमाव है और मांगलोद श्रेणी के अंतर्गत जिप्सम का जमाव है और जायल श्रेणी के अंतर्गत फ्लोराइड या फ्लोराइड का जमाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। हमने अभी तक ये 3 जो भौतिक प्रदेश है वो हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? ये भी हमने भौतिक प्रदेश पढ़ लिया है, नागौरी उच्च भूमि। तो आगे हम कौन सा पढ़ने वाले? आगे हम पढ़ेंगे गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश किसका हिस्सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश का सबसे पहले नामकरण की बात करें तो यहाँ पे प्राचीन काल में गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। अब नाम से ही प्रसिद्ध है, गोडवाड़ यानी गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार। अगर इसके विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से यह पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पे एक बोली बोली जाती है जिसे गोडवाड़ी बोली कहते हैं। यह मुख्य रूप से पाली और जालौर जिले में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पाली और जालौर जिलों में। यहाँ पे मालानी समूह की चट्टानें पाई जाती है बाड़मेर जिले में। यहाँ की अगर हम मुख्य नहर की बात करें तो वो नहर आती है नर्मदा नहर। कौन सी नहर आती है? नर्मदा नहर। जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट है तो प्रसिद्ध है। ये बात भी अपन ध्यान में रखेंगे। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। इसके अगर हम नामकरण की बात करें, किसकी बात करें? नामकरण की बात करें तो नामकरण के बारे में क्या प्रचलित है? गोडवाड़ यानी प्राचीन काल में। कौन से काल में? प्राचीन काल में या प्राचीन समय में। प्राचीन काल में यहाँ पर यानी गोडवाड़ प्रदेश में यहाँ पर गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। कौन से राजपूतों का क्षेत्राधिकार था? गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। तो हमने बात की है कि नामकरण है वो मुख्य रूप से गौड़ राजपूतों के द्वारा, यहाँ पे उनका जो प्राचीन काल में क्षेत्राधिकार था उसी कारण से ये इस प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगली हमने बात की कि इस गोडवाड़ प्रदेश का विस्तार किन किन जिलों में है। अगर हम विस्तार की बात करें तो ये
इस प्रदेश का विस्तार है मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं, पाली, हमारो, जालोर, बाड़मेर, और जो चौथा जिला आता है वो आता है जोधपुर में विस्तार है इसका। मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? पाली, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर। अगली, इस प्रदेश में एक बोली बोली जाती है जिसे कहते हैं गोड़वाड़ी बोली। कौन सी बोली? गोड़वाड़ी बोली। अगर हम गोड़वाड़ी बोली की बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 जिलों में बोली जाती है। एक आता है पाली व जालोर जिले में। कौन से जिले में? पाली व जालोर जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक मुख्य रूप से एक मालानी समूह की चट्टानें पाई जाती है। कौन से समूह की? यहाँ पर। कौन से प्रदेश में? गोड़वाड़ प्रदेश में। यहाँ पर मालानी समूह की चट्टानें। कौन सी समूह की? मालानी समूह की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर मालानी समूह यहाँ पर मालानी समूह की चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मालानी समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम मुख्य रूप से मालानी चट्टानों की बात करें तो ये मालानी समूह की चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से बाड़मेर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। इनका विस्तार कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में है। अगली हम बात करते हैं यहाँ की जो मुख्य नहर है, इस प्रदेश की, गोड़वाड़ प्रदेश की मुख्य नहर की बात करें तो वो हो जाएगी नर्मदा नहर। कौन सी नहर? नर्मदा नहर यहाँ की मुख्य नहर है। जालोर सिवाना के जो पहाड़ियाँ हैं वो ग्रेनाइट हेतु प्रसिद्ध है। ये बिंदु भी ध्यान रखने योग्य है, तो लिख लेते हैं। क्या? जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ, जालोर और सिवाना के बीच की जो पहाड़ियाँ हैं, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ। सिवाना बाड़मेर में पड़ता है और जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट हेतु प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट हेतु प्रसिद्ध है। वैसे आप जानते होंगे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हमने बात की है कि यहाँ जो गोड़वाड़ प्रदेश है यहाँ पे मालानी समूह की चट्टानें पाई जाती है। यह मुख्य रूप से बाड़मेर जिले में विस्तृत है। मुख्य नहर की बात करें तो हमने बात की है कि यहाँ पे नर्मदा नहर आती है और जालोर सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें वे ग्रेनाइट हेतु प्रसिद्ध है। संगमरमर अलग होता है और ग्रेनाइट अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूणी बेसिन की 3 श्रेणियाँ। लूणी बेसिन की जो 3 श्रेणियाँ हैं इसके अंतर्गत हम बात करें तो जो सबसे पहली श्रेणी आती है वो आती है छप्पन की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ आती है। कैसी पहाड़ियाँ आती है? छप्पन की पहाड़ियाँ। दूसरी आती है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा जालोर में आता है, तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। और जो तीसरा भाग है वो आता है ग्रेनाइट पर्वत के नाम से, जो जालोर में स्थित है। कहाँ पे? ग्रेनाइट पर्वत। ये इसके 3 उप विभाग कह सकते हैं लूणी बेसिन के। तो लूणी बेसिन के कुल कितने उप विभाग माने जाते हैं? वो माने जाते हैं 3। छप्पन की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ और तीसरा जो है वो है हमारे पास ग्रेनाइट पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है हमारे पास छप्पन की पहाड़ियाँ। ये किसका भाग है? ये गोड़वाड़ प्रदेश का भाग है। गोड़वाड़ प्रदेश अगर किसका भाग है ये पूछे तो आंसर हो जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है। तो जो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से ये बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में स्थित है। इनका विस्तार की बात करें तो बाड़मेर में 2 जगह पड़ती है, बालोतरा से सिवाना। ये दोनों जगह कहाँ पड़ती है? ये दोनों जगह
बाड़मेर में स्थित है। बालोतरा से सिवाना के मध्य जो छप्पन छप्पन ये छप्पन गुंबदाकार है। कैसी पहाड़ियाँ है? छप्पन गुंबदाकार पहाड़ियाँ है। छप्पन गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं जिन्हें छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक नाकोड़ा पर्वत है। नाकोड़ा पर्वत है। यहाँ क्या है? नाकोड़ा पर्वत है। नाकोड़ा पर्वत, इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। अगर हम नाकोड़ा पर्वत में, ये एक जैन तीर्थ है। ये क्या है? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ये जैन तीर्थ है। अगर यहाँ पे कौन से, जो जैनों के कौन से भगवान है, तो वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे पार्श्वनाथ की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? पार्श्वनाथ की पूजा होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला है छप्पन की पहाड़ियों में एक ग्राम आता है, पिपलुद ग्राम। कौन सा ग्राम? पिपलुद ग्राम आता है। तो यह पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इसके अंतर्गत भी दो बिंदु आते हैं। पहला, इसे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान का जो माउंट आबू है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। तो दूसरी बात, इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा पिपलुद ग्राम में होती है। इसलिए माउंट आबू में भी सर्वाधिक जो वर्षा होती है, तो इसी प्रकार से इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो भी आंसर हो जाएगा पिपलुद ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये किसका भाग है? तो आंसर हो जाएगा, ये भाग है गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन का। गोडवाड़ प्रदेश किसका भाग है? तो आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल का। ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जालोर में। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी या इसकी जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आता है डोडा पर्वत। कौन सा पर्वत? डोडा पर्वत, जिसकी हाइट आती है 869 मीटर। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो जसवंतपुरा है ये पर्वतों की श्रृंखला या पहाड़ियों की श्रृंखला है। ये पर्वतों की श्रृंखला है। पर्वतों की श्रृंखला है। पर्वतों की श्रृंखला है मतलब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पर्वत आते हैं, जैसे कि रोजा बाकर। कौन सा बाकर? रोजा बाकर आता है। जारोल बाकर आता है। जारोल बाकर। और आता है सुंदा पर्वत। सुंदा माता, जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे लगा हुआ है। सुंदा पर्वत और इसराना बाकर। कौन सा बाकर? इसराना बाकर। ये सब जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। तो हमने बात की जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। पर्वतों की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत रोजा बाकर, जालोर बाकर, सुंदा पर्वत और इसराना बाकर सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास है ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जालोर में। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है जालोर में। ग्रेनाइट पर्वत स्थित होने के कारण जो जालोर है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने बात की है, क्या बात की हमने? ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जालोर हो जाएगा। ग्रेनाइट पर्वत कहाँ स्थित है? तो उसका भी आंसर हो जाएगा जालोर। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन, इसका अगर नामकरण की बात करें
तो ये गौड़ राजपूतों के क्षेत्राधिकार के कारण इसे जो गौड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि इसका विस्तार पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में है। यहाँ पे एक गोड़वाड़ी बोली जाती है, वो बोली जाती है जालौर और पाली जिले में। फिर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे मालानी समूह की चट्टानें पाई जाती है। मालानी समूह की चट्टानें मुख्य रूप से बाड़मेर जिले में है। यहाँ की मुख्य जो नहर है वो है नर्मदा नहर है। जालौर सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं वो ग्रेनाइट हेतु प्रसिद्ध है। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो लूणी बेसिन है उसकी 3 श्रेणियां हैं, 56 की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ और ग्रेनाइट पर्वत। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? 56 की पहाड़ियाँ स्थित है बाड़मेर में। इनका जो विस्तार की बात करते हैं, विस्तार आता है जालौर से सिवाना के मध्य, बालोतरा से सिवाना के मध्य। जो 56 कुमुदाकार पहाड़ियाँ हैं उन्हें ही 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये नाकोड़ा पर्वत, इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं क्योंकि ये जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। यहाँ पे एक पिपलुद ग्राम आता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू, क्योंकि ये पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा पिपलुद ग्राम में ही होती है। अगला क्वेश्चन बनता है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो आती है डोडा पर्वत। ये एक पर्वतों की श्रृंखला है जहाँ पे रोजा बाखर है, चारोल बाखर है, कुंदा पर्वत है और इसराना बाखर, ये सब इसी श्रृंखला में शामिल है। अगला है हमारे पास है ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट पर्वत स्थित है कहाँ पे? जालौर में। अगर हम और जालौर को तो फिर क्या कहा जाता है? जालौर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से कहा जाता है। फिर एक लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पश्चिमी राजस्थान में किस भूगर्भिक काल की शैलें पाई जाती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुरासिक और इयोसीन युग की। कौन से काल की? जुरासिक व इयोसीन काल की चट्टानें। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो सोचा कि वापस रिपीट नहीं हो जाए। इयोसीन युग की जो चट्टानें पाई जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप क्लास में कुछ भी परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है, या आवाज़ में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, या वीडियो की क्वालिटी में परिवर्तन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को LC गुरुजी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप हमारे क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, कौन सा चैनल है? टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है LC गुरुजी के नाम से ही है, यहाँ पे स्पेस है LC गुरुजी के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको क्लास की लिंक और PDF और उसके साथ साथ और कुछ इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ है, जैसे कि कोई किसी चीज़ की आंसर की आई है या फिर किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, तो उसकी सूचना टाइम टू टाइम आपको दी जाएगी। धन्यवाद।